सभी मित्रों को प्रेम प्रणाम। एक शिष्य की अंतर यात्रा का पहले भाग का 10वां अध्याय। ये 10वां अध्याय शुरू करने से पहले मैं ये फोटो बताना चाहता हूँ जो ओशो का हस्तलिखित कहीं से मुझे मिला था, तो इसे देख लीजिए और फिर ये 10वें अध्याय की शुरुआत होती है। तो इसके पहले कि मैं यह अपनी बात शुरू करूं, यह पत्र पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह पत्र मैंने माँ योग लक्ष्मी के टेबल पर देखा था। शायद किसी और को पढ़ने के लिए माँ योग लक्ष्मी ने दिया था, फिर उन्होंने जब वापस किया तो जो माँ योग लक्ष्मी की डेस्क थी टेबल पे, वहीं पेपर वेट के आसपास, टेलीफोन के आसपास ये रखा हुआ था और लक्ष्मी बैठी हुई थी। तो मेरी नज़र पड़ी इस पर, तो मैंने उठा के देखा और मुझे पढ़ने का मौका मिला और मैंने ओशो की राइटिंग बड़े करीब से देखी। और फिर इसी तरह मैं भी ओशो की नकल करने लगा। राइटिंग में लिपि जो होती है, उनके जो अक्षर होते हैं, बस एक बार देख लिया। फिर एक दूसरा पत्र भी देखा था मैंने। यंग होते हैं ना, युवा अवस्था में नकल करने की बड़ी, कहीं कोई दिलीप कुमार की नकल कर रहा है, कोई मोहम्मद रफ़ी की कर रहा है, तो कोई राजेंद्र कुमार की कर रहा है। तो भाई एक उम्र होती है। खैर, तो इस बात से ये पत्र आपको पढ़ता हूँ। ये पता नहीं किसे लिखा था, लेकिन लिखा था, मेरे प्रिय प्रेम, बाह्य यात्राएं बंद कर रहा हूँ, लेकिन जो सच ही पुकारेंगे उनके लिए अंतर यात्राओं के द्वार भी खोल रहा हूँ। नहीं, वंचित कोई भी नहीं हो सकेगा। तुम्हारे हृदय में आ जाऊंगा और तुमसे बोलूंगा, और शायद जो तुम बाह्य वाणी से कभी भी न समझ पाए थे, वह इस अंतर्वाणी से समझ पाओगे। सूक्ष्म को बहुत कहा स्थूल से, अब सूक्ष्म को सूक्ष्म से ही कहना है। और यह पत्र लिखा है उन्होंने 16 फरवरी 1969 को, 16 फरवरी 1969 को। और ये किसे लिखा है, उनका नाम नहीं लिखा है। तो कुछ ऐसा ही होता है जीवन में, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि ये हस्तलिखित पत्र उनके इकट्ठे किए गए हैं। उनकी पुस्तकें भी छपी हैं। सबसे पहली थी क्रांति बीज, फिर प्रेम के फूल, अंतरवीणा, और शायद पद घुंघरू बांध या ढाई आकर प्रेम का, याद नहीं रहा। खैर, अब अपनी बात शुरू करते हैं। आचार्य श्री रजनीश का पत्र, दिनांक 16 फरवरी 1971। आज से लगभग 45 साल पहले मुंबई के वुडलैंड अपार्टमेंट में आचार्य श्री रजनीश ने यह पत्र लिखा है। मैं भी आचार्य जी से सुबह करीब 10:30 बजे मिलने पहुंचा हूं। ओशो से क्या कुछ बात हुई ठीक से याद नहीं, लेकिन ओशो हमेशा पूछते, सक्रिय ध्यान जारी है ना? मैंने कहा, सुबह शाम 2 बार करता हूं। ओशो ने मुस्कुराकर कहा, पूरी शक्ति लगाकर किया करो। फिर पूछा, और कितने लोग आते हैं सागर द्वीप में? मैंने कहा, सुबह तो 8-10 मित्र हो जाते हैं और शाम को हम सिर्फ 2 ही होते हैं, मैं और इकबाल। ये सन्यास के पहले की बात है,
जैसा मैंने आपको बताया है कि 16 फरवरी को 1971 की बात है ये, तब मैंने संन्यास नहीं लिया था। हाँ, तो शाम को हम सिर्फ दो ही होते हैं। कुछ इस तरह की बात हुई। जब दर्शन करके बाहर आया तो सोफे पर धार्मिक फिल्मों के जाने माने एक्टर महिपाल जी और माधुरी पत्रिका के संपादक किशोरी रमन टंडन जी माँ योग लक्ष्मी से बातें कर रहे थे। मैं भी उत्सुकतावश पास ही बैठकर सुनने लगा। माँ योग लक्ष्मी ने महिपाल जी से कहा, हाँ, यह संभावना तो है। हाँ, यह संभावना तो है ही, कभी भी चुप हो जाएं। आप कुछ न कुछ प्रश्न पूछते रहिए। इतने में टंडन जी ने कहा, गीता ज्ञान यज्ञ तो पूरा करेंगे ही। फिर महिपाल जी और टंडन जी ओशो से मिलने उनके कमरे में चले गए। तब माँ लक्ष्मी ने यह पत्र जो टेबल पर रखा था मुझे भी दिखाया। मैंने पहली बार ओशो की राइटिंग और हस्ताक्षर देखे। मैं बैठे बैठे 2-3 बार यह पत्र पढ़ गया। फिर क्या था, मैंने भी उसी तरह से अक्षरों को जमा कर बिल्कुल उनकी राइटिंग की नकल करना शुरू कर दिया और मैं अक्सर 1-2 पृष्ठ कभी लिखकर ओशो को थमा देता। ओशो मेरे सामने ही पूरा पत्र पढ़ते और मुस्कुरा कर कहते, बढ़िया। इस तरह का मिलना 1-2 साल चलता रहा। ओशो के इस पत्र के कारण कई मित्र चिंतित थे कि कहीं आचार्य जी मौन में तो नहीं चले जाएंगे। 2-4 दिन बाद ही माँ योग लक्ष्मी ने सुबह ध्यान के बाद कहा, शाम को 6:30 बजे वुडलैंड आ जाना। महिपाल जी आने वाले हैं चर्चा के लिए। हम 10-15 लोगों के बीच ओशो ने महिपाल जी के प्रश्नों के जवाब दिए। यह प्रवचन माला मैं कहता आंखन देखी पुस्तक के नाम से प्रकाशित हुई। फिर कुछ दिनों बाद महिपाल जी द्वारा पूछे गए सवालों पर गहरे पानी पेट प्रवचन माला शुरू हुई। करीब 2 वर्ष बाद मैंने रात भर बैठकर ओशो को 6 पृष्ठ का पत्र लिखा और सुबह पहुंच गया। ओशो ने मुस्कुराते हुए पूछा, कुछ लाए हो? मैंने जेब से निकालकर उनके हाथ में वह पत्र सौंप दिया। बहुत आराम से ओशो ने पूरा पत्र पढ़कर पास ही रखी कचरे की बास्केट में वह पत्र डाल दिया। जो कचरे का ट्रेश, जिसको ट्रेश बोलते हैं, उसमें डाल दिया और मुझे कुछ समझाने लगे। लेकिन मेरा ध्यान बार बार ट्रेश में पड़े हुए मेरे पत्र पर जा रहा था और उस एयर कंडीशन कमरे में मैं पसीना पसीना हो रहा था। मेरी बेचैनी को देखते हुए आचार्य जी ने कचरे में से निकालकर सब कागज मुझे सौंप दिए और कहा, तरु को दिखाओ, वह गाएगी। घर आकर वह पत्र मैंने 1-2 बार पढ़ा और फाड़कर फेंक दिया। उस दिन मैं अपनी नासमझी पर कई बार फूट फूट कर रोया भी और उसके बाद फिर कभी ओशो को पत्र नहीं लिखा। ये बात ऐसी है कि अब ये 10 साल पहले मैंने ये पुस्तक लिखना शुरू किया था 2014 में। तो कुछ बातें बाद में मुझे लगा कि कुछ चूक गया। बात ये हुई थी कि पहले तो मैं आधे पेज का पत्र लिखता था, फिर पूरा पेज लिखने लगा, फिर 2 पेज लिखने लगा। धीरे धीरे मेरी आदत खराब हो गई। इसमें बीच में कविताएं भी लिख देता था अपनी। और फिर मैंने, क्या धुन चढ़ती है जब कोई आप की पीठ थपथपा देता है, हौसला अफजाई कर देता है, तो आपकी आदत भी खराब हो जाती है जैसे बच्चे। तो
कभी मैं पैरोडी बनाने भी लग गया फिल्मी गानों की धुन पर, कुछ लिख दिया फिर भजन लिख दिया। तो ऐसे मैंने अब पता नहीं, कभी मैं इन बातों को दोहरा भी देता हूँ। अब जैसे शुरू में अब 10 साल हो गए, मुझे पता नहीं कि मैंने क्या क्या इसी पेज में, इसी पृष्ठ में कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है। और मैं आपको सुनाने से पहले पढ़ता नहीं हूँ, क्योंकि इतनी मुझसे झंझट नहीं होती है कि मैं पहले पढ़ूँ एक बार और फिर आपको सुनाऊँ। अब तो सहज चल रहा है जीवन, गलतियाँ होती तो हो जाती है। तो वही मैं पैरोडी लिख के उन्हें बताया करता था। उसी दिन मैंने 2 या 3 फिल्मों के धुन पर गाने लिखे थे। एक गाना तो मुझे याद है, देखो हम तो बदल चले भेष, रजनीश का नाम प्यारा लगे। कोई भक्तों को दे दो संदेश, रजनीश का नाम प्यारा लगे। राम भी प्यारे हैं, कृष्ण भी प्यारे, जीसस भी प्यारे हैं, बुद्ध भी प्यारे, और सबसे प्यारे हैं रजनीश हमारे। कोई भक्तों को दे दो संदेश, ऐसा करके मैंने, और भी मैं भूल भुला गया। तो और सबसे प्यारे हैं रजनीश हमारे। खैर वो सरस्वती चंद्र का जो गीत था, तो ओशो ने पढ़ा तो सही, पहली हमेशा तो वो मेरा पत्र पढ़ के मुझे वापस दे देते थे। उस दिन उन्होंने कचरे में डाल दिया। अब मुझे बड़ा दुख हुआ, पसीना पसीना हो गया और शर्म भी आया मुझे, वो मुझे समझा रहे हैं। तो वो बात मैं इसमें लिखना भूल गया। तो उन्होंने मुझसे कहा, तुम यहाँ नकल करने के लिए नहीं हो, तुम यहाँ नकल करने के लिए नहीं हो, मेरी भी नकल नहीं करनी है और किसी और की भी नहीं करनी है। तुमने अच्छी कविता लिखी, शायद यह उस फिल्मी गाने से भी बहुत अच्छी है, लेकिन 2 कौड़े की। उन्होंने कहा है बेकार है, क्योंकि वो रेडियो पे जो गाना चलता है दिन में 10 बार 50 बार लोग सुनते हैं, उसी धुन पर तुमने एक गीत लिखा है, बड़ा प्यारा है, लेकिन इसकी कोई वो नहीं है अहमियत। अपनी बात कहो, अपने ढंग से कहो, भले टूटी फूटी हो, जैसी भी हो, लेकिन तुम्हारी अपनी होनी चाहिए बात। किसी और के कंधे पर बंदूक रख के चलाना उचित नहीं है। अपनी प्रतिभा को, अपने ढंग से, अपने काव्य को, ऐसे और भी 2-4 बातें उन्होंने समझाई। सबकी सब तो मुझे याद भी नहीं, क्योंकि उस जमाने में कोई टेप रिकॉर्डर तो होता नहीं था। लेकिन मैं बहुत परेशान हो गया था, अहंकार को बड़ी चोट लगी थी। पहली बार उन्होंने मुझे झाड़ा था, बजाय पीठ थपथपाने की, लेकिन इतने प्रेम से कि आंख से आंसू भी नहीं आए, लेकिन अंदर बड़ी बेचैनी लगी कि मैंने क्या किया। इसीलिए तो मैंने आपको बाद में लिखा है कि मैं घर लेके आया वो पत्र मैंने माँ योग तरु जो बाहर बैठी थी, लक्ष्मी के साथ बात कर रही थी, उनको भी दिखाया, क्योंकि ओशो ने बोला कि तरु को दो, वो गाएगी। तो जैसे ही मैंने तरु को पत्र दिखाया, मैंने कहा कि आचार्य जी ने कहा है कि ये, तो उसने देखते ही से कहा, हाँ, सिंधी लोग हमेशा फिल्मी धुन के ऊपर भजन बनाते हैं। वो पहचान गई। तो वो मुझे सिंधी समझती थी, क्योंकि मेरा जो फैमिली नाम था, उन दिनों मैंने संन्यास तो नहीं लिया था ना, तो मेरा नाम था, फैमिली नाम वो सिंधियों से जेठानिया, तो जेठानी समझ के मैं समझ, मुझे वो सिंधी समझती थी मुझे। तो बोलती, सिंधी लोग हमेशा फिल्मी धुन के ऊपर ही भजन गाते हैं। फिर ऐसा बाद में, ऐसा नहीं कि एकदम पत्र लिखना बंद हो गया, लेकिन इस तरह के पत्र मैंने लिखे नहीं। फिर उनको कविता मैंने बताई 2-4 बार, लेकिन फिर एकदम से मैं समझ गया कि नहीं, ये अपने होश आ गया, थोड़ा संभाल के आया कि मैं किससे क्या बात कर रहा हूँ। तो ये तो बड़ी छोटी सी चर्चा हुई है। तो क्या किया जाए अब, ये मैंने सोचा था भाई किताब में बड़ी बड़ी बातें होंगी, लेकिन जो हुआ, अब अगला पृष्ठ हम शुरू करते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें ही आपसे शेयर होगी। तो हरिओम तत्सत, अगली बात करते हैं।